Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about some very important previous year questions papers for UGC NET JRF Home Science Aspirants. इससे पहले भी मैं कई सारी वीडियोस में आपको जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन करा चुकी हूँ. आज भी हम वही रिवीजन को कर रहे हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में. चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का. दो सूची दी हुई है, उसमें आपको मिलाना है. पहली सूची में आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, अवधि दी हुई है, उसका मिलान करना है आपको सेकंड वाली सूची में दिए हुए डेवलपमेंट से, मतलब विकास में. मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस पीरियड में क्या डेवलपमेंट होता है. ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी है. जैसे नंबर पहला है फीटस की अवधि, इट्स फीटस, पीरियड ऑफ फीटस. तो इसमें क्या होगा, आपके शरीर आकार ग्रहण करता है, बाह्य ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है, या कंजर्वेशन है, या रूटिंग प्रतिवर्त है, या रोपित है. तो आपके इसमें हो जाएगा बाह्य ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हो जाता है. जब फीटस बन जाता है बॉडी में पूरा, तो वो फीटस कंप्लीट हो जाता है. उसमें जो बाहर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी कंप्लीट उनका डेवलपमेंट हो जाता है. ठीक है. इसके बाद है आपके युग्मज की अवधि. तो इसमें रोपित हो जाएगा, मतलब अभी जो आपके जो जाइगोट है वो आपके माँ के गर्भ में वो रोपित हुआ है. ठीक है ना, अभी वहां पे स्टेबल हुआ है जाकर के. देन नवजात काल है. नवजात काल में आपकी क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन, रूटिंग प्रतिवर्त आ जाएंगे. मतलब वो एक्टिविटीज करने लगेगा, रिफ्लेक्सेस करने लगेगा, जो एक्टिविटीज वो करता है वो करने लगेगा. देन है आपके एम्ब्रियो की अवधि. वहां पर अब क्या होता है, शरीर आकार ग्रहण करने लगता है. जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है उसमें कहाँ आंख बनेगी, नाक बनेगी, हाथ पैरों की उंगलियां, ये सब चीजें डिसाइड होने लगती हैं. शरीर जो है, बॉडी जो है वो आकार ग्रहण करने लगता है, शेप ग्रहण करने लगता है. तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज प्रबंधन में योजना की क्रिया. प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में आपके प्लानिंग की प्रोसेस क्या करती है. व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो डिसीजन है वो देखती है. भविष्य के लिए उन्मुख होती है, मतलब हम प्लानिंग कब किस चीज के लिए प्लानिंग आप करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, या पास्ट के लिए करते हैं. देन आप प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है. आपने जो गोल्स अचीव कर लिए हैं उसका एनालिसिस कर लिया है, उस पर बेस करके आप प्लानिंग करते हैं. यह संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखती है. तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके इसमें ए ठीक हो जाएगा. बी एंड डी, हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर को देखकर, ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं. अब मान लीजिए कल बर्थडे है मेरा, तो मैं क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी कि मुझे ये, मतलब यहाँ पर किसी का भी बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल नॉट माई, कि हमें भाई इनको बुलाना है, ये मील होना चाहिए इस तरीके से. तो भविष्य को देख के हम प्लानिंग करते हैं. ओके. और संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखती है. हमारी जो भी प्लानिंग होती है मैनेजमेंट के अंदर, वो पूरी प्रोसेस देखती है, पूरी प्रोसेस को देख करके ही की जाती है, और कार्य को वो देखती भी है. प्लानिंग उसमें पूरी प्रोसेस में सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका एनर्जी मैनेजमेंट, सब कुछ. क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समस्या हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, आवश्यक साधन हैं, वो कौन कौन से हैं. समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. ठीक है. पैरेटो चार्ट है, चेक शीट है, लाभ और हानि विवरण है, कारण और प्रभाव का आरेख है, मानकीकृत रेसिपीज हैं, या प्रोसेस चार्ट है. तो ये आपने सब उसमें पढ़ा होगा जब आपने ये होम मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ा है. तो यहाँ पे ये पढ़ा होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप क्या करते हैं, आप इसमें आपके जो कूट भी देख लीजिए, आप आराम से मिला सकते हैं. आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए बी डी एंड एफ. पैरोट चार्ट, चेक शीट, कारण और प्रभाव का आरेख एंड प्रोसेस चार्ट. ठीक है. ये सब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 में कुछ आपके प्रस्तावकों के नाम हैं, मतलब जो जिन्होंने भी कोई बुक लिखी है या कुछ भी आपके प्रस्तावित किया है, कुछ भी बताया है, और उनकी संकल्पना, उनकी जो हाइपोथेसिस है, जो भी उन्होंने बनाया है,
जिसके बारे में भी वो बात करते हैं वो दिए हुए हैं, उन्हें आपको मिलाना है। जैसे अरस्तु ने किस चीज की बात करी है, एवरेट रोजर्स ने किस चीज की बात करी है, बिल्बर श्रैम, रॉबर्ट चैम्बर्स, इन चारों को आपको मिलाना है। तो रॉबर्ट चैम्बर्स ने आपके पीआरए दिया था, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जो मैंने पढ़ाया भी है। आरआरए की बात करते हैं, पीआरए की बात करते हैं, मतलब भागीदारिता से सीखना और करना। उन्होंने कहा है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है वो, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सभी की भागीदारिता होनी चाहिए। जब सबका कॉर्पोरेशन होगा, सबका सहयोग होगा, तभी हम कोई काम को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको आपको जो है मिला देना है। तो यहाँ पर आपके जो कूट है वो क्या हो जाना चाहिए, वो आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए, इट्स डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट इज असर्शन है पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा, जो आपके फिनिशिंग्स दी जाती हैं फैब्रिक के ऊपर। पानी प्रतिकर्षी मीन्स वाटर रेजिस्टेंस वाली जो आपके परिसज्जा दी जाती है, वो ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है, मतलब प्रोडक्शन करती है, जो उसे गीला होने व उनमें पानी के प्रवेश का विरोध करती हैं। असर्शन ये बोलती है। रीजन क्या है आपके, रीजन क्या कहता है कि पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते। बिल्कुल दोनों ही बातें आपके सही हैं। वाटर रेजिस्टेंस जो आपके फिनिशिंग है वो ऐसे ही कपड़े बनाती है, लाइक क्या क्या अम्ब्रेलाज हैं, लाइक आपके रेन कोट हैं, वो ऐसे ही कपड़ों का उत्पादन करती है जिस पर आपके पानी अंदर ना जाने पाए, उसीलिए तो हम वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, फिनिशिंग को। पानी है, अगर जब बारिश हो रही है आप रेनकोट पहन के जाते हैं, क्यों? ताकि आपके अंदर के जो कपड़े आपने पहने हैं वो आपको भीगने ना पाए, इसलिए आप वो पहनते हैं। और उस पर रबड़ की परत ही होती है, कपड़ों के ऊपर रबड़ टाइप की होती है, इसलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है ना, पहनने वाले कपड़े कंफर्टेबल नहीं फील हो पाते हैं। आप रेनकोट पहन के सारा टाइम नहीं रह सकते। तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए, मतलब आप जब विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट्स एज में हैं, स्कूल एज में हैं, आपको याददाश्त को अपने, मतलब जो आपकी मेमोराइजिंग, आपकी मेमोरी पावर है, उसको आपको स्टोर करके रखना है, धारण करके रखना है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बार बार रिहर्सल करनी चाहिए, दोहराना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थित करना चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, या विस्तार करना चाहिए, एलैबोरेट करना चाहिए उसको। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए रिहर्सल। बार बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं, आप कभी भी जब पढ़ते हैं बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, याद करते हैं, उसको कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है, जब उससे रिलेटेड आप 15 क्वेश्चंस और लगाएंगे, देन वो फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए रिवाइज हो जाएगा। आप बार बार रिहर्सल करेंगे तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद ऑर्गेनाइज कीजिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बार याद करा, पढ़ा, फिर आप उसको भूल गए, आपने उसको हटा दिया अपनी मेमोरी से। बहुत टाइम तक अगर आप किसी चीज को अपनी मेमोरी से दूर रखते हैं तो फिर वो आपके दिमाग से सब कुछ स्किप हो जाता है ना। देन आपको क्या करना चाहिए, उसको इलैबोरेट करना चाहिए। ठीक है, इलैबोरेशन करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, कहीं पर लिखना चाहिए, कहीं पर पढ़ाना चाहिए, उसको इलैबोरेट करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार है, लचक है जिनका तंतुओं में, वो कौन कौन से हैं? नियोप्रिन है, स्पेंडेक्स है, सीसल है, या लायोसेल है। वो कौन से हैं, वो आपके हैं नियोप्रिन एंड स्पेंडेक्स। ठीक है, ये दोनों ही तंतु जो हैं आपके, फाइबर्स जो हैं आपके, वो लचकदार हैं, उनमें लचक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BARS आमतौर पर प्रदर्शन मूल्यांकन का, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन को इवैल्यूएट करने का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी साधन माना जाता है BARS। ओके, अब ये क्या है BARS, ये आप खुद से सर्च करेंगे। क्यों? रीजन है कि इस विधि का लाभ ये है कि इसके स्केल उपयोग करने के लिए आसान है और ये सभी पर लागू होते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें सही हैं या दोनों चीजें गलत हैं? ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। तो आपके ए और आर जो हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अब व्हाट इज BARS, ये आप देखेंगे, अपने आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ के ही जाइएगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट है नेताओं की पहचान करने के लिए इस्तेमाल विधियां हैं। नेताओं की पहचान करने के लिए यूज की जाने वाली जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, वो क्या हैं। अब नेताओं की मतलब बात यहाँ पे पॉलिटिशियंस की नहीं हो रही है, जो भी आपके लीडर्स होते हैं, आप कोई भी एक्सटेंशन वर्क करके गए हैं, वहां पर आपको लीडर बनाना है या लीडर्स की क्वालिटीज को चेक करना है, तो वो क्या है, समाज मितीय सितारे हैं, जानकारी का दर्जा है, सामाजिक भागीदारी है, आर्थिक स्थिति है, तो वो है आपके समाज मितीय सितारे। मतलब वही चीज, समाज में कौन स्टार है। सोसाइटी में आप जब जाते हैं कोई एक्सटेंशन वर्क करने के लिए, तो आप वहां पर ये देखते हैं कि किस व्यक्ति की बात सुनी जाती है। होता है ना, कहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका इफेक्ट ऐसा होता है कि कितनी भी पंचायत हो या कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति की बात का लोगों के ऊपर अलग ही इफेक्ट होता है। तो आप वो चीज चेक करते हैं कि भाई ये जो सोसाइटी है, इसके बीच में सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी कौन है। क्लियर हो गया ना, ये आप देखते हैं। देन उसकी जानकारी का दर्जा कितना है, वो कितनी नॉलेजेबल है। आर्थिक स्थिति कहीं भी किसी भी तरीके से इस बात को इफेक्ट नहीं करती। पहचान आप करें, उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज जानेंगे आप, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, वो कितना जानता है, कितना ज्ञान है उसके अंदर, या वो आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। यहाँ पर भागीदारी, भाई भागीदारी तो है ही ना, उसकी सामाजिक भागीदारी है ही, तभी तो वो समाज में बैठा हुआ सितारा है, स्टार है समाज का। तो सामाजिक भागीदारी तो यहाँ पे वैसे भी इंक्लूड हो गई है। ये सी यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। सामाजिक भागीदारी उसकी कैसी है, समाज में भागीदारी है, तभी तो वो समाज में आपके एक फेमस स्टार है, फेमस पर्सनालिटी है, और उसको खुद को कितनी नॉलेज है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता। जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें आपके पुष्टि नहीं देता, मतलब फीडबैक नहीं देता। संपादक को पत्र लिखना, प्रसारण के दौरान फोन करना, मुख्य समाचार या TRP। तो आपके संपादक को पत्र लिखना आपके मास कम्युनिकेशन में कोई भी फीडबैक नहीं प्रदान करता, ठीक है। मुख्य समाचार है, TRP है, प्रसारण के दौरान फोन करना है, ये सब मास कम्युनिकेशन में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आप सभी को कैसी लगी वीडियोस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स की प्रोवाइड है, नोट्स चाहिए उन्हें, तो उसके लिए मेरे आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के PDF नोट्स लेने की प्रोसेस करके वीडियो पड़ा हुआ है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और वहां पर जितना मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। नोट आपको यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फुल नेट के कोर्स में प्रोवाइड करा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, लर्निंग करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।